हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आप लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी और अब तक आपने इस चैप्टर में पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। फिर आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट। आपको बताया गया था फ्लोइंग चार्जेस कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी कंडक्टर में यदि चार्जेस फ्लो कर रहे हो तो कहेंगे हमें मिल रहा है कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक करंट। ओके, कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है। अब इसके बाद सवाल उठा था व्हाट मेक्स चार्जेस टू फ्लो। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण चार्जेस जो है कंडक्टर में फ्लो करते हैं। वो कौन सा फैक्टर है जो चार्ज को मूव करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको जवाब मिला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। Electric potential difference is a work done in bringing a charge from one point to another point. Okay? किसी कंडक्टर के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसे हम लोग उन दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये तो पता चल गया आपको कि इलेक्ट्रिक करंट आपको तब मिलेगा यदि पोटेंशियल डिफरेंस हो। लेकिन आज के टॉपिक का सवाल है और उसी पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट की डिपेंडेंसी क्या है, या फिर यूं कहें करंट पर पोटेंशियल डिफरेंस की डिपेंडेंसी क्या है। मतलब किसी कंडक्टर को कितना पोटेंशियल डिफरेंस देने पर उससे कितना करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर करंट बढ़ जाएगा या घटेगा। पोटेंशियल डिफरेंस यदि घटाया जाए तो करंट पर क्या असर होगा, करंट डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। इस टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और ये रिलेशनशिप कौन बताया? जॉर्ज साइमन ओम। इस रिलेशनशिप को ढूंढने वाले जो फिजिसिस्ट हैं वो है जॉर्ज साइमन ओम। ओके, और इसलिए इसे हम लोग ओम्स लॉ भी कहते हैं। ओके, तो ओम्स लॉ जो रिलेशनशिप डिराइव किए हैं, ठीक है, उस रिलेशनशिप पे उस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे इस पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप लोग कंसीडर कीजिए जैसा कि ओम ने बनाया था। सबसे पहले उन्होंने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टिंग वायर। चलिए सपोज कि ये कंडक्टर, क्या इसमें करंट है? जवाब है नहीं। अभी तो इसमें कोई करंट नहीं है, इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन यदि इसे पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए, यदि इसे एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए, सर पोटेंशियल डिफरेंस देंगे कैसे? तो आप लोगों को बताया था मैंने, एक डिवाइस जो कि किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है उसका नाम है इलेक्ट्रिक सेल। हाँ, ऐसे और भी डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर भी है। ओके, इलेक्ट्रिक जनरेटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है और इलेक्ट्रिक सेल भी। ओके, तो हम इस कंडक्टर को देना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस देने के लिए इसे कनेक्ट करना होगा एक बैटरी से। बैटरी क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस कंडक्टर को कनेक्ट किया गया बैटरी से। अब इस सर्किट में कितना करंट दौड़ रहा है ये मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक डिवाइस जिसका नाम है आमीटर।
क्या है आमीटर? आमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स करंट इन अ सर्किट। ओके, और आमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या है? देखिए आप ध्यान दीजिएगा, आमीटर का तो वैसे सिंबल ये है, ये है आमीटर का सिंबल। वैसे सीरीज कनेक्शन क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए एक बल्ब है, इसके दो टर्मिनल्स हैं, और फिर एक और बल्ब लीजिए, सपोज इसे आप B1 बोलिए, एक और बल्ब लीजिए B2, इसके भी दो टर्मिनल्स हैं। अब दोनों बल्ब के एक एक टर्मिनल को एक दूसरे से कनेक्ट कर दीजिए, कनेक्ट कर दिया गया। और इस बल्ब के एक टर्मिनल को बैटरी के किसी एक टर्मिनल से, पॉजिटिव या नेगेटिव किसी से भी कनेक्ट कीजिए, और दूसरे बल्ब के एक टर्मिनल को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर दो बल्ब्स हैं और दोनों बल्ब्स सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पर दोनों बल्ब्स के दोनों एंड बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। B1 का भी सिर्फ एक ही एंड जो है वो बैटरी से कनेक्टेड है, B2 का भी सिर्फ एक ही एंड बैटरी से कनेक्टेड है। B1 का ये लेफ्ट वाला एंड जो है बैटरी से कनेक्टेड है, और B2 का ये राइट वाला एंड जो है बैटरी से कनेक्टेड है। ओके, और फिर दोनों बल्ब के एक एक एंड जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है इसे हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो यहाँ पर सीरीज कनेक्शन यूज किया गया। पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या है? देखिए दोनों बल्ब के दोनों एंड्स को बैटरी से कनेक्ट किया जाए तो उस तरह के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। मैं यहाँ बना करके दिखाता हूँ, एक बल्ब B1 और एक दूसरा बल्ब B2, और दोनों के टर्मिनल्स को, दोनों बल्ब के दोनों टर्मिनल्स को आपको बैटरी से कनेक्ट कर देना है। ये जो कॉम्बिनेशन है, इस तरह के कॉम्बिनेशन को या कनेक्शन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। आप देखिए इसका, इन दोनों के एंड्स जो है वो बैटरी से कनेक्टेड है और ये एंड भी बैटरी से कनेक्टेड है। ओके, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है इसे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। ओके, आमीटर क्या है? आमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, और करंट मेजर करने के लिए आमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ कंडक्टर में कितना करंट है ये जानने के लिए हमें इस कंडक्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट करना होगा एक आमीटर को। तो चलिए मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। इस आमीटर के दो टर्मिनल्स हैं, एक ये और एक ये। एक टर्मिनल जो है वो बैटरी से कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल कंडक्टर से कनेक्टेड है। ठीक है, उसी तरीके से कंडक्टर का भी दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड है, राइट, और कंडक्टर का दूसरा टर्मिनल आमीटर से कनेक्टेड है। ठीक है, कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, आमीटर के भी दोनों टर्मिनल्स बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। ओके, ये किस तरह का कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। ओके, तो आमीटर का यूज हमने किया किस लिए? करंट मेजर करने के लिए, और आमीटर को हमेशा कनेक्ट किया जाता है सीरीज में। अब सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानने का एक और तरीका है। सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानने का एक और तरीका है क्या? देखिए किसी भी कंडक्टर में यदि करंट दौड़ रहा है तो कब दौड़ता है करंट? जब उसे हम कनेक्ट करते हैं बैटरी से। इसका मैकेनिज्म मैंने इस तरीके से आप लोगों को समझाया था। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है और नेगेटिव टर्मिनल्स इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। तो इस कंडक्टर से, इस सर्किट से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ओके, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जितना इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया जा रहा है उतना इलेक्ट्रॉन वापस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को मिल जाता है, राइट।
जरा भी इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के पास बचा नहीं रहेगा। ठीक है, यदि ऐसा हो कि बैटरी ने कुछ इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया और उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को वापस मिला और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्टर अपने पास रख लिया, सपोज यदि ऐसा हो, तब कंडक्टर हो जाएगा निगेटिवली चार्ज। लेकिन आप लोग जानते हैं हाउस होल्ड वायर्स जो है वो चार्ज नहीं होते हैं, वो न्यूट्रल ही रहते हैं। ओके, करंट फ्लो करने के दौरान बैटरी का निगेटिव टर्मिनल जितना इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है उतना इलेक्ट्रॉन वापस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को मिलना तय है। ओके, और यदि ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा? यदि ऐसा ना हो तो फिर कंडक्टर चार्ज हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ओके, तो फिर अब जरा सोचिए यहाँ पर, यदि जितना इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया जा रहा है उतना वापस मिल जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना इलेक्ट्रिक करंट निकलता है, दूसरे तरीके से ऐसा भी हम कह सकते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना इलेक्ट्रिक करंट निकलता है उतना इलेक्ट्रिक करंट जो है वापस बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में इंटर कर जाता है। ऐसा कह सकते हैं। करंट का डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के अलोंग लेते हैं या निगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो करंट इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ओके, तो करंट जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है उतना करंट वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को मिल जाता है। ओके, कहने का मतलब जिस रेट से चार्जेज यहाँ से निकलते हैं उसी रेट से वापस चार्जेज जो है वो नेगेटिव टर्मिनल में इंटर कर जाता है। सेंस ये हुआ। ओके, अब जरा सोचिए, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है आई, घूम फिर करके वापस जितना करंट यहाँ से निकला उतना करंट जो है वापस निगेटिव टर्मिनल में इंटर कर जाना चाहिए। यानी पर सेकंड जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता इस कंडक्टर के लिए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज नहीं निकलता, होता है क्या, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को मान लेते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा सहूलियत होगा हमें समझने में। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है उतना निगेटिव टर्मिनल को वापस मिलना चाहिए। यानी पर सेकेंड जितना पॉजिटिव चार्जेस इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज जो है पर सेकेंड इसके निगेटिव टर्मिनल में इंटर करना चाहिए। ओके, तो जरा सोचिए, यहाँ से आगे बढ़ रहा है करंट आई, आमीटर में गया करंट आई, क्या आमीटर ने कुछ करंट अपने पास रख लिया, कुछ चार्जेज अपने पास रख लिया? जवाब है नहीं। तो फिर क्यों नहीं? क्योंकि यदि ये रख लेता है करंट या फिर चार्जेज रख लेता है तो ये आमीटर चार्ज हो जाएगा। ओके, तो जितना करंट यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकला उतना आमीटर से गया। ओके, फिर आमीटर से वापस निकला भी उतना ही, फिर इस कंडक्टर में भी उतना ही करंट यानी आई करंट इंटर करता है। आप क्या देखते हैं, आमीटर में भी करंट आई है और कंडक्टर में भी करंट आई है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जिसमें कि डिवाइसेस में करंट सेम रहे, उस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ देखिए, इन दोनों बल्ब्स के लिए यहाँ से करंट निकला आई, फर्स्ट बल्ब में भी करंट गया आई, वापस इससे निकला आई, फिर सेकंड बल्ब में भी करंट गया आई, फिर वापस इससे निकला आई। अब क्या देख रहे हैं, B1 में भी करंट है आई और B2 में भी करंट है आई। क्योंकि दोनों बल्ब्स में करंट सेम है इसलिए ये दोनों बल्ब सीरीज में है। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का एक्चुअल डिफिनीशन यही, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें डिवाइसेस में सेम करंट फ्लो करता हो उसे हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें डिवाइसेस के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो। मैं जस्टिफाई करता हूं, जैसे यहाँ पे बल्ब B1 और B2, सपोज इस पॉइंट का पोटेंशियल है VA, तो जहां तक कंडक्टर है वहां तक पोटेंशियल सेम रहेगा, तो यहाँ भी पोटेंशियल होगा VA। चलिए, ये भी कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है, यहाँ भी पोटेंशियल VA रहेगा। ठीक है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल सपोज VB है, तो यहाँ भी पोटेंशियल VB होगा क्योंकि ये कंडक्टर से कनेक्टेड है। आप लोग ये याद रखेंगे,
कंडक्टर जहां तक होगा बैटरी से कनेक्ट करने के बाद, ये जो आप कंडक्टिंग वायर यूज कर रहे हैं, यहाँ जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इस कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे रहेगा। कंडक्टिंग वायर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो मैं आगे समझाऊंगा आपको। ओके, तो आप देख सकते हैं बल्ब V1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VA माइनस VB, और बल्ब V2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VA माइनस VB। यहाँ का पोटेंशियल है VA और यहाँ का पोटेंशियल है VB, तो क्या मिला आपको, VA माइनस VB। फिर यहाँ का पोटेंशियल है VA और यहाँ का पोटेंशियल है VB, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिला आपको, VA माइनस VB। अब आप लोग के दिमाग में खुजली हो रहा होगा, VA माइनस VB ही क्यों, VB माइनस VA क्यों नहीं, ये भी एक सवाल है। आप लोग को कन्वेंशनल डायरेक्शन बताया था इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट पासेस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की ओर। ओके, चलिए देखिए, तो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से निकलता है करंट I, यहाँ है एक जंक्शन। अब जंक्शन है और दो रास्ते हैं, तो यहाँ से कुछ चार्जेज इसमें जाएंगे, कुछ चार्जेज इसमें जाएंगे, यानी कुछ करंट इसमें जाएगा और कुछ करंट इसमें जाएगा। इसमें मान लीजिए I1 करंट जाता और इसमें मान लीजिए I2 करंट जाता। हाँ, ये अलग बात है, I1 और I2 का सम जो है वो I होगा। ओके, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है। तो इन दोनों रास्तों में जो है, इन दोनों सर्किट्स में अलग अलग करंट जाता है। B1 में करंट गया I1, B2 में करंट गया I2, और फिर यहाँ वापस I1 और I2 वापस जुड़ करके बन जाते हैं I, बैटरी को मिल जाता है वापस I। ओके, तो दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए तो करंट का फ्लो इसमें कहाँ से कहाँ हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा। ओके, इसमें करंट का डायरेक्शन ये रहा, एंड करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पर है और ये पॉइंट लो पोटेंशियल पर है, इसलिए जब आप पोटेंशियल डिफरेंस पता करेंगे तो क्या करेंगे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये पॉइंट है हाई पोटेंशियल पर और ये पॉइंट है लो पोटेंशियल पर, तो आप इससे इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको मिला VA माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला, VA माइनस VB। फिर करंट का डायरेक्शन है ये, और करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पर और ये पॉइंट लो पोटेंशियल पे है। तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस VB। दोनों बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB, यानी दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या यूं कहें पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। और इस तरह का कॉम्बिनेशन जिसमें कि डिवाइसेज के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, उसे हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम लोग वापस आते हैं ओम्स लॉ पे। ओके, हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे ओम्स लॉ। जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, पूरा नाम है इनका। ये डिराइव करने की कोशिश कर रहे थे, ये पता करने की कोशिश कर रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। और इस कोशिश में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था, जिसमें कि उन्होंने एक कंडक्टर कंसीडर किया। ये आपका एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर, चलिए मैं लिखता ना, यहाँ फिगर में कुछ और ऐड करना है। और इसे जो है एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये मेजर करने के लिए यूज किया गया अमीटर। ओके, अमीटर क्या आप समझ चुके हैं, अमीटर करंट मेजर करता है और अमीटर को कनेक्ट करते हैं सीरीज में। ओके, तो अमीटर को यहाँ कनेक्ट किया जा चुका है सीरीज में। ओके, और फिर इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये मेजर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे वोल्ट मीटर का। किसका, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का ये सिंबल है। और अमीटर का सिंबल ये है। ओके,
वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ओके, तो कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये मेजर करने के लिए कंडक्टर के साथ पैरेलल में जो है इस वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दिया गया। सर यहाँ वोल्टमीटर और आमीटर का जो साइन जो सिंबल यूज किए हैं उसमें पॉजिटिव और निगेटिव साइंस है, यहाँ भी दिखाना होगा। हाँ बिल्कुल दिखाना होगा। तो कैसे ये साइन हम लोग तय करेंगे, तो आप लोग याद रखेंगे करेंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करेंट यहाँ से बैटरी से निकलता है, मैं यहाँ आई वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बस करंट निकलता है, ये इसका डायरेक्शन, करंट के फ्लो का डायरेक्शन ये 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 ये। अब अमीटर का ये एंड और ये एंड कंसीडर कीजिए, करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है एंड करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्लियर है, ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पे रहा होगा और ये वाला पॉइंट लो पोटेंशियल पे रहा होगा। जो हाई पोटेंशियल पे रहेगा उसे हम लोग पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो लो पोटेंशियल पे होगा उसे नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव हो, जैसे कि -2 वोल्ट हो, -10 वोल्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि यहाँ का पोटेंशियल जो है +20 वोल्ट और यहाँ का पोटेंशियल +10 वोल्ट है तो भी हम इसे माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल +20 है जो कि ज्यादा है और यहाँ पोटेंशियल +10 है जो कि कम है। लो पोटेंशियल को हम लोग नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हाई पोटेंशियल को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बात आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। माइनस साइन का मतलब ये नहीं होता है कि पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव है, वो जरूरी नहीं, ठीक है। हो भी सकता है कि माइनस साइन जहाँ है वहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव रहा, हो सकता है, लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं। ओके, माइनस साइन का मतलब लो पोटेंशियल वाला पॉइंट दिखाया जा रहा और प्लस साइन का मतलब हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट दिखाया जा रहा है। ओके, अब कंडक्टर में करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा, तो ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पर रहा होगा और ये वाला पॉइंट लो पोटेंशियल पर रहा होगा, क्योंकि करंट का फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ओके, तो ये यदि हाई पोटेंशियल पे है तो ये टर्मिनल वोल्टमीटर का पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल पे है और ये नेगेटिव। ओके, तो अमीटर और वोल्टमीटर का साइन हमने दे दिया। आप लोग भी सीख गए होंगे किस तरीके से अमीटर और वोल्टमीटर का साइन देना है किसी भी सर्किट में, राइट। अब जॉर्ज साइमन ओम एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यहां पर नंबर ऑफ सेल्स को चेंज करके हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 1 सेल यूज करें तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, और यदि 2 सेल यूज करें तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर जाएगा, 3 सेल यूज करें तो पोटेंशियल डिफरेंस और इंक्रीज कर जाएगा, 4 सेल यूज करें तो पोटेंशियल डिफरेंस और इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स को चेंज करके हम लोग जो है पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर सकते हैं। ओके, और भी कई तरीके हैं पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने के। आप लोगों ने देखा है पंखा का रेगुलेटर होता है जिसके हेल्प से पंखा का स्पीड हम लोग कंट्रोल करते हैं, है ना, तो वो भी जो है पोटेंशियल डिफरेंस ही एक्चुअली चेंज करता है। पंखा का जो रेगुलेटर है वो भी एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस ही वेरी करता है। ओके, तो उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं रियोस्टैट। क्या बोलते हैं? रियोस्टैट, RHEOSTAT, रियोस्टैट, और इसे हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आप चाहें तो रियोस्टैट या फिर इसे वेरिएबल रेसिस्टेंस भी कहते हैं। रेसिस्टेंस क्या होता है मैं आगे बताने जा रहा हूँ। ओके, तो आप चाहें तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वेरी किया जा रहा, इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग यहाँ पर एक एरो साइन लगा सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी किया जा रहा है। ओके, अब देखिए वो एक बना रहे हैं एक टेबल, जॉर्ज साइमन ओम पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच रिलेशनशिप क्या है ये डिटेक्ट करने की कोशिश में एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप उन्होंने तैयार किया है, और यहां पर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे डाटा। इस ऊपर वाले बॉक्सेस में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू लिखा जाएगा और नीचे वाले बॉक्सेस में करंट का वैल्यू लिखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वेरी किया जा सकता है
तो एक पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जो है यहाँ पर फिक्स किया गया। समथिंग मान लीजिए शुरुआत में दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस V1। कैसे पता चला कि पोटेंशियल डिफरेंस V1 है? वो हमें पता चलता है वोल्टमीटर के रीडिंग से। तो किसी समय वोल्टमीटर का रीडिंग था V1 और उस समय जब हमने आमीटर का रीडिंग लिया तो आमीटर का रीडिंग मिला I1। ओके, वोल्टमीटर क्या रिकॉर्ड कर रहा था? V1 और आमीटर क्या रिकॉर्ड कर रहा था? I1। ओके, वोल्टमीटर वोल्टेज का वैल्यू यानी पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बता रहा है और आमीटर करंट का वैल्यू बता रहा है। ओके, अब हमने यहाँ पर बैटरी को चेंज किया, यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया और अब वोल्टमीटर जो वैल्यू शो कर रहा है वो है सपोज V2 और उसके कोरस्पॉन्डिंग करंट मिला इसमें I2। फिर यहाँ पे वोल्टेज चेंज किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया गया। सपोज V3 रिकॉर्ड कर रहा है और ये रिकॉर्ड कर रहा है I3। फिर इसी तरीके से V4 I4 और इसी तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। हाँ, यहाँ पर इस कंडक्टर को फिक्स रखा गया, इस कंडक्टर को चेंज नहीं किया जा रहा, सिर्फ यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वैरी किया जा रहा है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस को वैरी किया जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट का वैल्यू जो है वो इस टेबल में रिकॉर्ड किया गया और रिकॉर्ड करने के बाद एक ग्राफ ड्रॉ किया गया V वर्सेस I। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज और करंट के बीच एक ग्राफ ड्रॉ किया गया। ओके, ये ग्राफ जो है अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जो कि ओरिजिन से पास करता है। हाँ, एग्जैक्ट या स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, मेजरमेंट में कुछ एरर्स के वजह से जो है हमेशा जरूरी नहीं कि एक एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन ही मिले, है ना, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का डेविएट हो सकता है स्ट्रेट लाइन से, ठीक ना, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो है V वर्सेज I का इस डाटा के हेल्प से V1 I1 को यहाँ हम प्लॉट करेंगे, V2 I2 को प्लॉट करेंगे, V3 I3 को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो प्लॉट करने पर हमें जो है लगभग एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जो कि ओरिजिन से पास करता है। सपोज यहाँ पर है वैल्यूज I1 V1, सपोज यहाँ पर वैल्यू है I2 V2, सपोज यहाँ पर वैल्यू है I3 V3। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को लोकेट करके और हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो हमें मिलता है एक स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप का मतलब आप समझते हैं ना? स्लोप का मतलब आप समझते होंगे। मैथमेटिकली स्लोप का मतलब होता है y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट। आप लोगों ने पढ़ा है स्लोप, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, 9th क्लास में स्लोप पढ़ा है आप लोगों ने। जैसे एक ग्राफ है, ये x1 है और x1 के कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू है y1 और ये x2 के कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू है y2। स्लोप जो है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये क्या बताता है? ये ढलान बताता है, कितना ढाल है इस ग्राफ में। ठीक है, अब देखिएगा मैं थोड़ा कंपेयर करके आप लोगों को समझाता हूँ। इस ग्राफ को देखिए और एक और ग्राफ मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। इस ग्राफ को देखिए, इसमें जो स्लोप है यानी जो ढाल है वो हर एक पॉइंट पे सेम है, लेकिन इसमें यहाँ पर ढाल कम है और यहाँ पर ढाल ज्यादा है। आप एक छोटा सा गोली है ना, कांच का इमेजिन कीजिए, ये इमेजिन कीजिए कि ये एक सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर आपने एक कांच का गोली रख दिया। तो आप यहाँ रखें या यहाँ रखें या यहाँ रखें, हर जगह सेम स्पीड के साथ ये नीचे गिरेगा। लेकिन यदि आप यहाँ रखते हैं और यहाँ रखते हैं तो फर्क पड़ जाएगा, कारण यहाँ पर स्लोप अधिक है और यहाँ पर स्लोप कम है। ओके, तो क्यों? ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए इसका स्लोप कांस्टेंट है, और यहाँ ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, है ना, ये कर्व है इसलिए
इसका स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इसका स्लोप जो है वो वेरी कर रहा है। ओके, अब यदि हम लोग बात करें VI कर्व की, है ना, तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। V2 माइनस V1 जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, I2 माइनस I1 जो है करंट का डिफरेंस है, जिसे हम लोग V और I से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिसे हम लोग V से और इसे I से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सपोज यदि V1 का वैल्यू हम 0 ले लें और I1 का वैल्यू 0 ले लें। सर क्यों ले सकते हैं 0? क्योंकि जरा सोचिए, यदि पोटेंशियल डिफरेंस 0, कंडक्टर को यदि किसी बैटरी से कनेक्ट ना किया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस 0 है, और तब क्या करंट मिलता है? पोटेंशियल डिफरेंस जब 0 हो तो करंट नहीं मिलता है। तो आप V का वैल्यू 0 और I का वैल्यू 0 ले सकते हैं। तो V1 का वैल्यू यदि आप 0 ले लेते हैं और I1 का वैल्यू भी 0 ले लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपको क्या मिलता है? V2 अपॉन I2, या फिर आप चाहें तो V3 अपॉन I3 भी ले सकते हैं, V1 अपॉन I1 भी ले सकते हैं। कहने का मतलब जब आप V1 अपॉन I1 लेंगे तो यहां से यहां तक का स्लोप पता चलेगा। यदि आप V2 अपॉन I2 लेंगे तो यहां से यहां तक का स्लोप पता चलेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, V2 माइनस V1 का वैल्यू 0 अपॉन I2 माइनस I1 का वैल्यू 0। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच स्लोप पता चला आपको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से इसे समझाता हूँ। इस VI कर्व के लिए, इस VI कर्व के लिए स्लोप का मतलब क्या है? तो स्लोप का डिफिनीशन मैंने आप लोग को बता दिया है, ठीक है। मैं सबसे पहले यहाँ पर 3 पॉइंट लोकेट कर देता हूँ, P, Q, R। O से P तक का स्लोप पता कीजिए। तो आप लिखेंगे V1 माइनस यहाँ का पोटेंशियल, है ना, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल। यहाँ का पोटेंशियल है V1 और माइनस यहाँ का पोटेंशियल 0 अपॉन यहाँ का करंट I1 और यहाँ का करंट 0, राइट। इस जगह पे पोटेंशियल है V1 और इस जगह पे करंट है I1। ओके, आपने लिखा V1 माइनस यहाँ का पोटेंशियल 0, ठीक है, अपॉन यहाँ का करंट I1 माइनस यहाँ का करंट 0। क्या मिला आपको? V1 अपॉन I1। ओके, फिर आप स्लोप पता कीजिए O से Q तक का, O से Q तक का आप स्लोप पता कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? V2 माइनस 0, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ, ठीक ना। V2 माइनस 0 अपॉन I2 माइनस 0। इस जगह पोटेंशियल है V2 और इस जगह पोटेंशियल है 0, ठीक है। OQ के बीच आप स्लोप पता कर रहे हैं ना, तो यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ का करंट माइनस यहाँ का करंट, तो क्या मिला? V2 माइनस 0 अपॉन I2 माइनस 0। ये मिला आपको V2 अपॉन I2। ओके, फिर उसके बाद आप स्लोप पता कीजिए O और R के बीच। इसके लिए आपको मिल जाएगा V3 माइनस 0 अपॉन I3 माइनस 0, यानी V3 अपॉन I3, ठीक है। और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये देख करके आपको क्या पता चला? अभी मैंने बताया था आपको, स्ट्रेट लाइन है ग्राफ, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है। और ग्राफ यदि कर्व है तो स्लोप वेरिएबल है, ठीक है। स्लोप मतलब क्या होता है? ढाल। स्लोप मतलब क्या होता है? ढाल। ओके, अब देखिए इसमें ढाल यहाँ 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 हर जगह एक सा है, लेकिन इसमें ढाल, यहाँ पर ढाल अधिक है और यहाँ पर ढाल कम है, यहाँ पर ढाल बहुत कम है, राइट। इसमें थोड़ा और इस तरीके से बनाकर दिखाता हूँ, आगे बढ़ा करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ ढाल बहुत अधिक है, यहाँ ढाल कुछ कम है, यहाँ पर ढाल बहुत कम है, लेकिन इसमें ढाल हर जगह कांस्टेंट है। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का ढाल, यहाँ से यहाँ तक का ढाल, यहाँ से यहाँ तक का ढाल क्या है? कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट रह रहा, स्लोप कांस्टेंट रह रहा है, यानी V1 अपॉन I1, V2 अपॉन I2, V3 अपॉन I3, ये सब क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मैंने क्या बोला?
यहाँ से यहाँ तक स्लोप कांस्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक का स्लोप, फिर यहाँ से यहाँ तक का स्लोप और यहाँ से यहाँ तक का स्लोप सब एक सा है, कांस्टेंट है। यहाँ से यहाँ स्लोप कितना था v1/i1, यहाँ से यहाँ स्लोप कितना था v2/i2, यहाँ से यहाँ स्लोप कितना था v3/i3। ओके, और ये ग्राफ देख करके हमें पता चल रहा है कि ये सारे स्लोप्स क्या हैं, कांस्टेंट है। तो आप बोल सकते हैं v1/i1 इज इक्वल टू v2/i2 इज इक्वल टू v3/i3। तो जॉर्ज साइमन ओम एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें कि एक कंडक्टर को जो है पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर करके, है ना, और उसके करस्पॉन्डिंग करंट को नोट किया जा रहा था। फिर नोट किया गया, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ किया गया v और i के बीच, जो मिला एक स्ट्रेट लाइन, जिससे पता चला कि स्लोप जो है इस ग्राफ का कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब v1 और i1 का रेशियो, v2 और i2 का रेशियो, v3/i3 का रेशियो, v4/i4 का रेशियो, vn/in का रेशियो, ये सारे रेशियो एक दूसरे के इक्वल है। ये सारे रेशियो इक्वल है, इसका मतलब यदि इन सबको एक कॉमन नाम दिया गया v और इन सबको एक कॉमन नाम दिया गया i, तो आप बोल सकते हैं कि v और i का रेशियो यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो एक कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू i। ओके, अब जरा सोचिए तो i के वैल्यू को हम इंक्रीज कर दिए तो v का वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इसके वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं होना है, ये तो कांस्टेंट है ना। v और i का रेशियो आपको कांस्टेंट मिलना है, तो यदि आप v को बढ़ा दिए तो साथ ही साथ i को भी बढ़ाना होगा, तब तो कांस्टेंट मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि v बढ़ाने पे i बढ़ रहा या i बढ़ाने पर v बढ़ रहा, और इसका उल्टा भी सही है, यदि करंट को डिक्रीज करते हैं तो वोल्टेज भी डिक्रीज कर जाएगा। इस तरह के डिपेंडेंस को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट डिपेंडेंस, यानी v और i जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि आपको ये रिलेशन मिलता है v और i का रेशियो एक कांस्टेंट है, यानी v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू i, तो आप कह सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i एंड इट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ओके, क्या था ओम्स लॉ का स्टेटमेंट? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, ये मैं लिख के दिखाता हूं आपको। हाँ, तो v वर्सेस i कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन मिला, जिससे हमें पता चला कि v और i का रेशियो जो है वो एक कांस्टेंट है। ओके, और इसका मतलब ये हुआ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। ओके, अब मैं स्टेटमेंट लिखता हूं ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट potential difference across the two ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. Okay, तो आपको मिला पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट।
और यहाँ पर है क्या, एक कांस्टेंट है, ठीक है, V और I का रेशियो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, इंट्रोड्यूस होगा। इस कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है R से। और क्या है R? R को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। ओके, R क्या है? रेसिस्टेंस। R is a constant it is resistance of the conductor। रेसिस्टेंस बिल्कुल ही नया टर्म है। इस चैप्टर में अब तक आपको इलेक्ट्रिक चार्ज मिला था, इलेक्ट्रिक करंट मिला था, पोटेंशियल डिफरेंस मिला था, लेकिन रेसिस्टेंस तो आप लोग नहीं जानते। रेसिस्टेंस जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अपोजिशन। जी हाँ, रेसिस्टेंस का मतलब अपोजिशन ही होता है। अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। कंडक्टर से जब करंट फ्लो कर रहा होता है, तो आप देखिए, जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देंगे, एक सेल के जगह 2 सेल वाला बैटरी यूज करेंगे तो करंट बढ़ जाए, 2 सेल के बजाय 3 सेल वाला बैटरी यूज करेंगे तो करंट फिर बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि करंट को अपोजिशन मिल रहा है, इसलिए कम पोटेंशियल डिफरेंस देने पर, यानी एक्सटर्नल एजेंट यदि कम वर्क कर रहा है तो करंट कम मिल रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देने पर करंट ज्यादा मिल रहा है। उस रेसिस्टेंस को पोटेंशियल डिफरेंस जो है काउंटर कर रहा है। ओके, तो क्लियर है कि कंडक्टर से जब चार्जेस फ्लो करते हैं, जब करंट फ्लो करता है, तो उसे मिलता है रेसिस्टेंस। ओके, अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट is called resistance of the conductor। ओके, जिसे हम लोग यहाँ R से डिनोट कर रहे हैं। ओके, क्या है रेसिस्टेंस का SI यूनिट? इट्स SI यूनिट इज ओम, OHM, स्मॉल ओ लिखा है मैंने। ओके, कारण एक साइंटिस्ट का नाम है, और एक साइंटिस्ट के नाम को जब हम लोग SI यूनिट के रूप में यूज करेंगे तो वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ओके, तो स्मॉल OHM, और डिनोट करेंगे ओमेगा से। ये ग्रीक अल्फाबेट का एक लेटर है जिसे पढ़ा जाता है ओमेगा। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का SI यूनिट है ओम। ठीक है, जिसे ओमेगा से डिनोट करते हैं, लेकिन पढ़ेंगे आप लोग, कहीं भी लिखा रहेगा ये, तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? ओम। ओके, अब 1 ओम किसके इक्वल होगा? तो देखिए, तो V इक्वल IR, मतलब R इक्वल V अपॉन I। ठीक है, रेसिस्टेंस का SI यूनिट है ओम, वोल्टेज का यानी पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, और करंट का एम्पियर। तो क्या मिला आपको? 1 वोल्ट पर एम्पियर। याद रखेंगे, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो आज के क्लास में आप लोगों ने पढ़ा ओम्स लॉ, जो बताता है डिपेंडेंस ऑफ करंट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन करंट। ओके, सीधा कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। किससे पता चलता है हमें? ओम्स लॉ से। और जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़े तो यहाँ पर एक नया फिजिक्स का टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। क्या है रेसिस्टेंस? इट इज अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। ओके, रेसिस्टेंस क्या है? अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, और इसका ऐसा यूनिट होता है ओम। लेकिन रेसिस्टेंस के बारे में और भी कई जानकारियां हमें पढ़नी है। सबसे पहले, क्या ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है? यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब हर तरह के कंडक्टर के लिए ये R का वैल्यू फिक्स रहेगा? जवाब है नहीं। आप
कॉपर का वायर यूज करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस कुछ और होगा, एल्यूमिनियम का वायर यूज करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस कुछ और होगा, सिल्वर का रेसिस्टेंस कुछ और होगा। इतना ही नहीं, कॉपर के ही 2 वायर से भी हम लोग लें, एक लंबा हो और दूसरा उसी मोटाई का छोटा हो, तो दोनों के रेसिस्टेंस में फर्क होगा। ओके, तो इसका मतलब ये R जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते वक्त जो कंडक्टर हमने लिया था उस कंडक्टर के लिए ये कांस्टेंट है, लेकिन हर एक कंडक्टर के लिए ये कांस्टेंट नहीं है। अलग अलग कंडक्टर्स का, अलग अलग वायर्स का रेसिस्टेंस अलग अलग होता है। ओके, तो रेसिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है, ओके, ये हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ये जो है मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज के क्लास में इतना है। थैंक यू।